तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ इशानी टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं असर्शन एंड रीजनिंग। सो बच्चों हम चैप्टर 1 एंड 2 के असर्शन और रीजन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द असर्शन एंड रीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। असर्शन रीजन सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि असर्शन जो है आपका, सबसे पहले आप असर्शन रीड करना, असर्शन का देखना सही है कि नहीं है स्टेटमेंट। फिर आप रीजन रीड करना और रीजन सही है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अगर जब दोनों में से कोई भी एक गलत एक या सही होता है तो आपका ऑप्शन सी या डी में से सिलेक्ट हो जाता है। आपका जो सी वाला ऑप्शन है, व्हाट डज इट से, अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो सी सिलेक्ट करेंगे। पर अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो आप डी सिलेक्ट करोगे। लेकिन ज्यादातर बच्चों को तकलीफ कहाँ आती है बच्चों, जब आपका दोनों स्टेटमेंट सही है तो रीजन है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ज्यादातर बच्चों को उसमें गड़बड़ होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उस केस में आपको बिकॉज से जोड़कर उसको देखना है कि द स्टेटमेंट जो है वो सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। ओके, तो लेट्स बिगिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के असर्शन एंड रीजंस को। तो सबसे पहला हमारा असर्शन एंड रीजन जो है बच्चों, दैट इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैव नो साइड इफेक्ट्स। जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, दैट्स ट्रू। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या ही साइड इफेक्ट्स होंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। नो, दैट्स नॉट ट्रू। इसके फेलियर होने के चांसेस कितने ज्यादा है, इसे सभी लोग इसको प्रिफर करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो जब हमारा एक सही होता है दूसरा गलत होता है तो हम कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, ऑप्शन सी। कौन सा सिलेक्ट करते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, we'll see the next assertion. Barriers like diaphragms, cervical caps, walls are used and inserted into the female reproductive tract to prevent the fertilization. जैसे डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, वोल्स है, ये सबको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है, दैट्स ट्रू, टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, दैट्स करेक्ट। ठीक है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्स आर मेड अप ऑफ रबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, है ना। रबर और लेटेक्स शीट के जनरली बने रहते हैं। ठीक है, वैसे तो रबर के ही बने रहते हैं मोस्टली बच्चों, तो ये भी सही है। बट क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, रीजन है? लेट्स सी दैट। So barriers like diaphragm, cervical caps and walls are used and inserted into the female reproductive tract to prevent fertilization because diaphragm, cervical caps are made up of rubber. No, that's not the reason. वो रबर के बने हैं इसीलिए फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो रहा है क्या? नहीं, दोनों फैक्चुअल डेटा है, दोनों सही है, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट, बी। इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, बी आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, periodic abstinence is a method in which couples avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle, है ना। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस एक ऐसी मेथड है जिसमें कपल्स क्या करते हैं, 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज राइट, है ना। इसको हम लोग फर्टाइल विंडो पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, this is also called as fertile window period. Okay, next, periodic abstinence has limited effectiveness. वो थोड़ा effectiveness उसकी कम है, क्यों? क्योंकि menstrual cycles are not always regular, that's true, है ना। क्योंकि हमेशा 28 डेज का साइकिल हो या 38 डेज का साइकिल हो, वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है, अगर मतलब साइकिल कभी भी, मेरा मतलब है कि अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एन एग्जैक्ट डेट ऑफ योर ओव्यूलेशन। अगर आपका हमेशा से परफेक्ट चलता है साइकिल तो बहुत बढ़िया है, पर अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट डेट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, बट ये क्या प्रॉपर रीजन है या नहीं, लेट्स सी दैट। सो पीरियोडिक abstinence इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle, that's true, because periodic abstinence has limited effectiveness because menstrual cycles are not always regular। नहीं, दोनों का कोई लिंक ही नहीं है। ये तो बता रहा है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या चीज है, और दूसरा वाला उसका एक लिमिटेशन बता रहा है, तो देयर इज नो रीजनिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होगा बच्चों, बी। हम इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, बी सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स सी द फोर्थ वन।
Determining the sex of an unborn child followed by MTP is an illegal practice. That's true. बच्चे का सेक्स पता करना कि वो मेल है या फीमेल है और उसके बाद एमटीपी करवाना, दैट इज मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, इलीगली है ना. तुमने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं थी, तुम्हें मेल फीमेल वाला जो भी झमेला, जो भी एक्स वाई जेड था, तुमने उसके वजह चलते बच्चे का एमटीपी करवाया, तो दैट इज कंप्लीटली इलीगल. दैट इज इलीगल. ओके, नेक्स्ट. amniocentesis is a practice to test the presence of genetic disorders also. तो amniocentesis जो है उससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पता कर सकते हैं. दैट्स ट्रू. उससे हम कलर ब्लाइंडनेस पता कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम पता कर सकते हैं, हीमोफीलिया पता कर सकते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस पता कर सकते हैं. दैट्स ट्रू, है ना. तो ये तो करेक्ट ही है. ठीक है, बट क्या इन दोनों के बीच में कोई लेन देन है, एक्सप्लेनेशन है क्या? So determining the sex of an unborn child followed by MTP is an illegal practice. That's true because amniocentesis no. एक तो ये बता रहा है कि भाई एबॉर्शन करवाना इलीगल है और दूसरा amniocentesis का यूसेज बता रहा है. So there is no connection. There is no connection. तो इसमें हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे? बी. ठीक है, डन. नेक्स्ट. समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे सॉल्व करना है? असर्शन देखो सही है कि नहीं है, रीजन देखो सही है कि नहीं, फिर उसको कनेक्ट करने की ट्राई करो. ओके, चलो नेक्स्ट. द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी कैन बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, हेरिडिटरी, दैट इज बाय बर्थ और हेरिडिटरी, ड्रग्स, डिजीजेस, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. ठीक है, इनफर्टिलिटी के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी, ड्रग्स, डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल, कुड बी. दैट्स ट्रू. ठीक है, इन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. दैट्स करेक्ट. Either of the partners can be responsible for the infertility. That is also true. दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ गए. नाउ ट्राई टू कनेक्ट इट. ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं. The reason for the infertility can be physical, congenital, drug, disease, immunological or even psychological because either of the either of the parents. नहीं यार, कैसे हो गया? रीजन कैसे हो गया? इनफर्टिलिटी के रीजंस तो ऑलरेडी ऊपर दे दिए, तो ये उसका रीजन कैसे हो गया? नहीं हुआ ना. तो इसमें हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चों? बी सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. 6 वाला देखते हैं. द फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम ऑप्ट फॉर गिफ्ट. ऐसी फीमेल्स जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ओवम ही नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो गिफ्ट के लिए ऑप्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट इज योर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब गैमेट का ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, और ये कौन से गैमेट का ट्रांसफर होगा? फीमेल गैमेट का. कौन से गैमेट का ट्रांसफर होता है? फीमेल गैमेट का होता है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, नेक्स्ट हम इसका रीजन देखते हैं. इन गिफ्ट ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर ऑफ अ फीमेल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब. अभी तो मैंने बताया कि गिफ्ट में हम क्या करते हैं? ओवम कलेक्ट करते हैं एक डोनर से और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, सो बच्चों ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही हो गया. बट अब दोनों के बीच में कोई रीजन बैठ रहा है कि नहीं? लेट्स सी दैट. सो द फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम ऑफ अ गिफ्ट बिकॉज गिफ्ट में जो ओवम है वो दोनों फीमेल से कलेक्ट करके अनदर फीमेल में डालते हैं. दैट्स करेक्ट. तो रीजनिंग बैठ रही है ना. जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती वो गिफ्ट के लिए ऑप्ट करती है. क्यों भाई? क्योंकि गिफ्ट में हम किसी और फीमेल का ओवम लेके डालते हैं. तो रीजनिंग क्या ऐसा ही है. तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा? ए आएगा. हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? ए आएगा. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 7. Very often the person suffering from sexually transmitted diseases, STDs, do not go for timely detection and proper treatment. जनरली जो लोग STDs से सफर कर रहे होते हैं वो टाइमली डिटेक्शन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते. ठीक है, दैट्स ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट. Absence or less significant symptoms in early stages of STDs and social stigma attached to the disease. That is also true. ठीक है, अब इनके बीच में देखते हैं रीजनिंग है कि नहीं. सो वेरी ऑफन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सफर कर रहे हैं वो टाइमली डिटेक्शन या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं. क्यों नहीं जा रहे? क्या हो जाता है ऐसा? तो क्योंकि बिकॉज एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, बिकॉज एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एसटीडीज. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? सिम्टम्स नहीं आते हैं,
इतना अच्छे से, या ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल सा है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। या सोशल स्टिग्मा, यानी कुछ लोगों को लगता है यार ऐसे कैसे हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में जाके डॉक्टर को बताएं, क्या ऐसा पूछना सही है कि नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे उनके दिमाग में सब चलता रहता है, तो उसके बेसिस पे वो लोग नहीं जाते हैं, एंड दैट्स अ करेक्ट रीजन ना। ज्यादातर लोग एसटीडी से सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइमली डिटेक्शन के लिए नहीं जा रहे। टाइमली डिटेक्शन के लिए क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि या तो सिम्टम्स आते ही नहीं है, ठीक है, या उसको इग्नोर कर देते हैं, या तो सोशल सिग्मा अटैच है। सो करेक्ट है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट विल सी द 8th वन। इनवो सेल, ठीक है, इनवो सेल जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लो बजटेड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विच स्पर्म और एग को मिक्स करते हैं लैब में। मतलब आईवीएफ में ही एक इनवो करके एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें हम स्पर्म और एग को मिक्स करेंगे और उसको एक कैप्सूल में रख देते हैं, और उस कैप्सूल को वी इंसर्ट इनटू द वजाइना फॉर 5 days इंक्यूबेशन पीरियड। फिर वजाइना में 5 days के लिए रखते हैं, आफ्टर विच द कैप्सूल इज रिमूव्ड। फिर कैप्सूल को रिमूव कर दिया जाता है एंड द एम्ब्रियोज आर इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस एज यूजुअल। फिर एम्ब्रियोज अंदर क्या हो जाते हैं? इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है बच्चों, ये मैं आपको बता देती हूँ। इनवो सेल टेक्नोलॉजी आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे पर ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग instead of growing the embryos in an incubator, allowing it to develop in the natural environment in the woman's vagina reduces the cost in case of InvoCell as compared to the regular IVF technology. अब एम्ब्रियो को इंक्यूबेटर में ग्रो करने की जगह हम फीमेल की बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, तो जिससे कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, मैं आपको बता देती हूँ। नाउ अब इसको देखते हैं रीजन है या नहीं। So InvoCell is a new cost-effective technology for in vitro fertilization, which the sperm and the eggs are mixed in a lab, put in a small capsule, inserted into the vagina, which after which the capsule is removed and the embryos are implanted inside the uterus as usual. Why? Because मतलब जनरली इसमें क्या है कि जो इन्वो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि इसमें हम इंक्यूबेटर की जगह नॉर्मल फीमेल वजाना यूज कर रहे हैं, जिससे कॉस्ट कटिंग हो रहा है, मतलब कॉस्ट कम हो जा रहा है, इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये बच्चों यहाँ पे रीजन एकदम एब्सोल्युटली सही बैठ रहा है, सो द आंसर गोज ए। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ओके। नाउ द 9th वन, लैक्टेशनल एमिनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लैक्टेशनल एमिनोरिया एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट्स ट्रू, ठीक है। नेचुरल लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या था? लैक्टेशनल मतलब फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात हो रही है। एमनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सो लैक्टेशनल एमनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट्स ट्रू, ठीक है। ये नेचुरल मेथड, 3 मेथड्स आती है ना नेचुरल मेथड्स में, पीरियोडिक एब्सिसेंस, लैक्टेशनल एमनोरिया एंड विड्रॉल इंटरप्टस, दैट इज कॉइटस इंटरप्टस, ओके। नाउ ovulation does not take place during the period of intense lactation following the childbirth. Ovulation does not take place during the period of intense lactation. जब कोई बच्चा या कोई मदर इंटेंसली अपने बच्चे को लैक्टेट करती है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन नहीं होता है उस टाइम पे। दैट इज करेक्ट, नाउ इज दिस अ प्रॉपर रीजन? लेट्स सी दैट। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यस, बिकॉज ovulation does not take place during that time, तो रीजन भी परफेक्ट बैठ रहा है बच्चों, सो द आंसर इज ए, इसमें ए आएगा, ओके। नेक्स्ट assertion, in a barrier method of contraception ovum and sperms are prevented from physical meeting, ठीक है। जो बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, उसमें ओवम और स्पर्म्स को हम फिजिकली मीट होने से रोक रहे हैं, दैट इज ट्रू, ठीक है, दैट इज ट्रू, नहीं होते हैं बैरियर मेथड में, फिजिकली मीट नहीं होते। नेक्स्ट, barrier methods are used during coitus to prevent entry of sperms into the female reproductive tract, ये भी सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म की एंट्री को रोकना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है ना, तो वहीं रोकना है हमको, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो नाउ लेट्स सी कि वेदर इट्स अ रीजन और नॉट। इन अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओवम और स्पर्म्स को फिजिकली मीट होने से रोका जा रहा है, जो ओवम और स्पर्म्स है उसको फिजिकली मीट होने से रोका जा रहा है, क्यों?
ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो। बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट होने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन ना हो। तो करेक्ट रीजन है, तो इसमें आपका आंसर जाएगा ए, है ना। बिकॉज बैरियर मेथड्स आर यूज्ड ड्यूरिंग कॉइटस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। फिजिकली मीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पा रही है। समझ में आया? तो बच्चों इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के असर्शन एंड रीजंस को सॉल्व करना है। हम सभी चैप्टर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजंस मुझे लगेंगे मैं वो सॉल्व करूंगी। इन केस आपको कोई असर्शन एंड रीजन नहीं समझ में आता है तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली गेट यू बैक। ठीक है, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो अगर चैनल या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।